नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे जो फॉरेन डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा हुआ है। आपको बताते चले कि धारा 370 और 35 से जब से यहां से संशोधित किया गया है उसी वक्त से डेलीगेट्स लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी पहुंचे हैं। और इससे पहले महज कुछ ही दिन पहले एक डेलीगेट्स यहां से होकर जाता है, लेकिन सबसे पहले कश्मीर का दौरा होता है और जम्मू के साथ यहां पर कोई बातचीत नहीं की जाती है, जिसके बाद कई तरह से सवाल भी उठे थे। लेकिन आज जो डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि वो पहले कश्मीर का दौरा करेंगे और उसके बाद जम्मू संभाग का भी दौरा करेंगे और कई लोगों से उनका मिलना भी होगा। लेकिन जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं, किस तरह से पूरे सूरत-ए-हाल रहे, क्या कुछ बातचीत हुई है, इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यूरोपियन डेलीगेशन 2 दिन का दौरा वादी कश्मीर में आज से फिर से शुरू, जिसमें अफ्रीका से कई सारी ऐसे एम्बेसडर्स आए हैं। खासतौर पर बात करें वादी कश्मीर की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, जिस तरीके से जजमेंट के हवाले से खबर, या खासतौर पर अगर देखा जाए डीडीसी इलेक्शंस के बाद जो पंचायत को लेकर जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम भी एक यूरोपियन डेलीगेशन आया था वादी कश्मीर, जिन्होंने खासतौर पर कश्मीर की हाल को जानने के लिए यहां पर जायजा लिया था। और पता चल रहा है कि आज अभी इसी ग्राउंड जीरो से यहां से अभी जो डेलीगेशन है वो कश्मीर आ चुकी है और अभी जो उनका जो काफिला है वो श्रीनगर की ओर रवाना हुआ है। और सुनने में ये भी आया है कि कल एक दौरा जो है वो जम्मू के हवाले से भी होगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात होगी और खासतौर पर वो बात करेंगे डीडीसी इंतखाबात के बाद किस तरीके के हालात वादी कश्मीर में रहे, फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर खासतौर पर बात की जाएगी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अब देखना होगा कि ये डेलीगेशन कितना स्ट्रांग रहता है और इसके जो नताइज है वो किस तरीके से आते हैं। फिलहाल अभी ग्राउंड जीरो से यही खबर है कि डेलीगेशन वादी कश्मीर पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको अपने सहयोगी तजमुल के पास लिए चलते हैं, क्योंकि जब डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंचे हैं तो उसके बाद उन्होंने कई लोगों से भी मुलाकात की है। डीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बातचीत हुई है, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई है देख लीजिए। फॉरेन एडवाइस की टीम अब मागाम से निकलने के बाद श्रीनगर पहुंच गई। यह है ललित, जहां पर अभी जो इनका जो कॉन्टिजेंट जो काफिला है वो अंदर जा रहा है और इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किए गए हैं। और हमारा जो मीडिया का जो एरिया है वो तकरीबन 100 यार्ड से दूर है उस एरिया से जहां से ये लोग अंदर जा रहे हैं। बताया जाता है कि 22 मेंबरान पर मुश्तमिल फॉरेन एनवाइज में से न सिर्फ अब की बार अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़ी तादाद में जो है डेलीगेट आए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने अपना फीडबैक जो है वो मागाम ज़िला बारामूला में हासिल किया, जहाँ पर मुख्तलिफ डेप्यूटेशंस, पंचों, सरपंचों, डीडीसीज़, बीडीसीज़ की। और यहाँ पे मुलाकात जो है वो अभी कुछ देर बाद चंद अहम यहाँ पे डेप्यूटेशंस आएंगी जो मुलाकात करेंगे। उसके बाद शिकारा राइट के बाद ये डल झील जाएंगे, जहाँ पर अहम लोगों से बात करेंगे। इस जगह पर ललित में जो आज प्रोग्राम रखा गया, इसके बाद SKICC भी कुछ देर बाद जाएंगे। लेकिन काफिला जो है अब यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और ये जो गुपकार का रोड है इस तरफ किसी भी गाड़ी को फ़िलहाल चलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया और किसी भी जगह से इस तरफ से गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी, जिसका गालिबन ये मतलब होगा कि जब तक यूरोपियन डेलीगेशन का ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन हालात ये भी हैं कि लाल चौक और पट्टन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हमने देखा कि दुकानें बंद थी। और चूँकि जब ये डेप्यूटेशन आज आ रहा है, अभी भी चल रहे हैं, इस डेप्यूटेशन की खासियत ये है कि अब की बार जब इन्होंने पहला टूर किया था तब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म था। अब 4G चलने लगा है जो सबसे बड़ी डिमांड थी। और 4G के बाद जो दूसरी डिमांड इस वक्त होम मिनिस्टर ने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेटहुड की वापसी के लिए अब ज़्यादा और मुनासिब वक्त जो होगा उस वक्त उसका हमें इंतज़ार करना होगा जब 4G को दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। और 4G के बाद जब स्टेटहुड की बात करी तो स्टेटहुड में भी अब शायद हो सकता है कि होम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में कहा उस पर मोहर सबत हो सकती है। लेकिन बड़े चैलेंज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉरेन एनवाइज का जो मैंडेट है कि वो किस तरह से अब सुरक्षा बलों के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में तैनाती फ़ौज की है उस पर भी काफ़ी यूरोपियन डेलीगेशन में से कई एक फॉरेनर्स हैं जिन्हें एतराज़ है। लेकिन बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालात को बेहतर करने के लिए और डायलॉग को रिज्यूम करने के लिए किस तरह से कोशिशें की जाए
जाएंगी। उसके लिए फॉरेन एनवाइज का जम्मू कश्मीर आना पूरा बड़ा अहम है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कल जम्मू रवाना होंगे, जहां पर एक बार फिर पॉलिटिकल फिगर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गवर्नर मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब जम्मू कश्मीर के अहम दो सियासी परिवार, मुफ्ती परिवार और शेख परिवार से मिले बगैर इस तरह से फॉरेन एनवाइज का ये जो टूर है मुकम्मल हो जाएगा। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। के अस्पतालों का भी रुख करा देते हैं, क्योंकि अस्पतालों के अंदर लगातार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि काफी हद तक जो कुपवाड़ा का इलाका है वहां पर पैदल ही चलना पड़ रहा है। काफी ज्यादा परेशानियां उन लोगों को, और साथ में अल्ट्रासाउंड की मशीनों की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर सुविधाएं नाम मात्र देखी जा रही है। सनम एजाज क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में सरकार हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े दावे और वादे तो करती रहती है, लेकिन शहरों में बात अलग, गांव देहात की बात अलग देखने को मिलती है। मैं सरहदी जिला कुपवाड़ा के लोलाब के सोगाम के ब्लॉक सेंटर में हूं और यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो गायनी रिलेटेड पेशेंट्स, उनको किस तरह की परेशानियां या समस्याएं आती हैं उनका कहा ही नहीं जा सकता है। यहाँ आने वाली कोई भी लेडी पेशेंट जो खासतौर पे प्रेग्नेंट हो, अगर उसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो तो उसको करीबन 30 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जाना पड़ता है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। और फिर साफ जाहिर है जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ गया वो वापस यहाँ आएगा, यहाँ डिलीवरी कैसे कराएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ सारे इक्विपमेंट जो अल्ट्रासाउंड या दूसरी मशीनरी के लिए होते हैं वो हैं, लेकिन एक डॉक्टर की कमी है, एक सोनोलॉजिस्ट की कमी है, ताकि इस सारे मसले को हल किया जा सके। ये सिर्फ सोगाम का ही मामला नहीं है, नज़दीकी इलाका दिवर है, वहाँ पे भी इसी तरह की सरकार ने करोड़ों रुपए की मशीनरी तो दे रखी है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने वाला ना ही टेक्नीशियन है ना ही सोनोलॉजिस्ट है। और फिर बात लालपुरा जो दूसरा गाँव है, वहाँ की सूरत यही है और मैदापुरा का इलाका भी यही है। करीबन 2 लाख की आबादी वाले इस इलाके में तिबी अमले की कमी तो नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट तिबी अमला जो पर्टिकुलर मशीनरी के लिए चाहिए वो नहीं है। और साफ जाहिर है जब ये मसाइल हूँ, जब ये मामलात हूँ, तो फिर हमारे हेल्थ सेक्टर पर सवाल नहीं उठेंगे तो और क्या होगा। जहां रियासत के एलजी ने पिछली बार भी बताया था क्योंकि प्रायोरिटी में हेल्थ सेक्टर के साथ साथ बिजली डिपार्टमेंट तो रहेगा, तो बिजली की कहानी भी यहाँ पे हमने वही देखी जो वाकई रियासत के दूसरे हिस्सों की है। हॉटलाइन इस अस्पताल को आती तो है, लेकिन उस हॉटलाइन का कनेक्शन गाँव देहात को जाता है। बिजली डिपार्टमेंट ने इस तरह के मसाइल खड़ा किए हैं कि हॉटलाइन तो नाम अस्पताल की है, लेकिन उस हॉटलाइन पे तहसीलदार का दफ्तर भी चलता है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का भी चलता है, फिशरीज का भी चलता है, फायर सर्विस का भी चलता है। और जब यहाँ बिजली पहुँचती है तो फ्लक्चुएशन इस तरह की होती है कि यहाँ की कोई मशीनरी चल नहीं पाती है। सनम एजाज, सोगाम, कश्मीर। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे, और बारामूला में भी आज गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज मीर की तरफ से क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई है, इरशाद क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। फिलहाल दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जिन पार्टियों की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन पार्टियों की हुकूमत है, मगर हमारा काम है लोगों के मसाइल उजागर करना, ताकि इनको एक बड़ा प्लेटफार्म फराहम हो और लोगों, सरकार के भी कान खुलें कि ज़मीनी सतह पर लोगों की परेशानियां क्या हैं। आज महंगाई की मारामारी है, पेट्रोल 100 रुपये पहुंचा दिया, गैस 800 रुपये पहुंचा दिया, डीज़ल आपका इस वक्त 80 रुपये मिल रहा है। तो जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ऑल टाइम लोवेस्ट रेट है इन सारी चीज़ों का। अगर वहाँ लोवेस्ट है तो हिंदुस्तान में हाईएस्ट क्यों हो रहा है? तो जब 2014 में हाईएस्ट था इंटरनेशनल मार्केट, तब भी यहाँ पर हमारी सरकार ने 70 रुपये से ऊपर नहीं जाने दिया था। तो इस चीज़ का इशू है, क्योंकि ये सारे गरीबों को इफ़ेक्ट करता है। तो इसी तरह से आप प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और बिजली को बढ़ोती जो बिल्स आ रहे हैं डबल उसको किया जा रहा है आम गरीब को, पानी की बिल्स आने लग गए। तो ये हर तरफ से तो गरीब से गरीब आदमी को क्रश करने की इनकी पॉलिसी है। उन्हीं चीज़ों को उजागर करने के लिए हमारे वर्कर्स ने यहाँ जो इज्तिमा रखा था, मुझे अच्छा लगा। और हम कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगले 2 महीने पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम नुक एंड कॉर्नर पर लोगों को एक प्लेटफार्म देंगे, ताकि लोग अपने मसाइल को कांग्रेस के स्टेज पर हाईलाइट करें और हम उनके साथ शान बशान। यूरोपियन डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर में आए तो किस
नज़र से आप कांग्रेस पार्टी स्पेशली देखते हैं? देखो 2-3 बार इनने ये डेलीगेशंस लाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डेलीगेशंस लाने के पीछे क्या मकसद है वो बेहतर जानते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी डेलीगेशन को हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में आने के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हमारी डिमांड थी कि इससे बेहतर होता, इससे ज़्यादा अच्छा होता अगर अपने इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की 2, 4, 5 डेलीगेशंस बना करके जम्मू कश्मीर में भेजते, जम्मू में भेजते, यहाँ के ट्रेडर्स से बात करते, यहाँ टूरिज़्म सेक्टर से बात करते, अनएम्प्लॉयड यूथ से बात करते, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग होती कि यहाँ पर मसाइल क्या है और उसका कोई मुल्की सतह पर हल होता। अदरवाइज़ हमें नहीं लगता है कि ये फॉरेन डेलीगेशंस को लाने से किन लोगों को मिलाया जाता है। मैं एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का हेड हूँ यहाँ पर। आई हैव नो इंटीमेशन कि कौन आ रहा है और कौन उनसे मिल रहा है। ये यहीं पर लोकल मेड उन्हीं के प्यादे, उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के लोगों को मिलवा रहे हैं, तो क्या इम्प्रेशन वो लेकर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को इनविटेशन नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक 3 बार उनके डेलीगेशंस आए, बट कांग्रेस पार्टी को कोई भी इनविटेशन नहीं आया, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि अंदर वो क्या बात कहलवा रहे हैं और किन को ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का जो लोगों के बीच में है उनमें से कोई लीडर बुलाया हो या कोई डेलीगेशन बुलाई हो जो उनको यहाँ ज़मीनी सतह की कुछ सिचुएशन बताते। तो ये तो स्टेज मैनेज्ड है सारे। इसके साथ ही रुक करेंगे राजौरी का, क्योंकि राजौरी से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आईडी को बरामद कर दिया गया और साथ ही साथ डिफ्यूज भी किया गया है। लेकिन जब आईडी बरामद हुई है उस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल थे, जमशेद मलिक हमें दिखा रहे हैं। पहले वो देखिए और उसके बाद जमशेद की रिपोर्ट भी देखेंगे कि जब आईडी को बरामद किया गया और उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ही इस आईडी को डिफ्यूज किया जाता है। जी, इसमें सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी होती है जो सुबह पूरे हाईवे को चेक करती है। उसी चेक करने के दौरान तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास एक टोकरी ने यहाँ पे कुछ संदिग्ध चीज देखी। उसके बाद इसकी जांच की गई और उसमें कुकर, प्रेशर कुकर जो पूरी तरह कवर किया गया था और उसके बीच में आईडी लगाई गई और उसको एक डब्बे में बंद करके बिल्कुल सड़क के किनारे नाली के बीच में रखा गया था। और सेना की टुकड़ी ने इसको देखा। उसके बाद ही जो कश्ती पार्टी सेना की थी उसके देखने के बाद इसको पूरे जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें आईडी। और इस वक्त भी आप हमारे पीछे का ये मंजर देख सकते होंगे जहां सेना की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है इस आईडी को डिफ्यूज करने की, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें इस इलाके में जमशेद को यहाँ पर फुल फ्रेम छोड़ दिया जाए, क्योंकि जमशेद जो है वो अपने बैकग्राउंड का पूरा सूरत हाल दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो राजौरी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद दिखाइए किस तरह से पूरा आपका बैकग्राउंड है, क्योंकि किस तरह से वहां पर सुरक्षा बल काम कर रहे हैं वो देखना भी बहुत जरूरी है, दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी। जी, ये देख सकते होंगे आप हमारे पीछे का मंजर, क्योंकि इस वक्त आईडी को उठा के नीचे नाले गहरी खाई में फेंक दिया गया। एक नाला है इसके साथ, उसमें फेंक दिया गया आईडी को। अभी तक आईडी डिफ्यूज नहीं हो पाई है। मगर जो मंजर आप ये हमारे सामने का ये देख रहे होंगे मंजर, इस वक्त के पूरी सेना की पूरी नफरी इस वक्त यहाँ मौजूद है। और जम्मू पुंछ हाईवे पर मंजाकोट के मकाम पर आईडी निस्ब की गई थी, जिसको थोड़ी देर पहले डिफ्यूज कर दिया गया है। मगर बड़ा सवाल ये है कि मंजाकोट ये एक ऐसा इलाका है जिसके कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर फौज का एक कैंप भी है। उसके बावजूद भी इस इलाके में आईडी निस्ब करना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि फौज की तरफ से इसको डिफ्यूज जरूर कर दिया गया, मगर सुबह 6:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे इसको अब जाके डिफ्यूज किया गया, जिसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया। मगर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ तक आईडी लगाई कैसे गई है, क्योंकि इस इलाके में। चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा में भी आज पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से जो दुकान वाले हैं उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, यानी कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। इस तरह से पूरी मुहिम जो है वो चलाई गई है। वसीम क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जो आपने आज मुहिम चलाई, ये मुहिम किस तरह की थी और आगे भी किस तरह की रहेगी? ये जो पॉलीथीन बिलो 50 माइक्रोन है, ये गवर्नमेंट ने बंद किया, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। 50 माइक्रोन से बिलो का मतलब ये है कि पॉलीथीन डिग्रेड होता नहीं है, इससे एनवायरमेंटल हैजार्ड है बहुत बड़ा। ये डिस्ट्रॉय होता नहीं, ना ये रिसाइक्लेबल है, तो इसको कम्प्लीटली बैन किया गया है। और हमें ये ऊपर से ऑर्डर है कि आप इसको वीकली या मंथली या मतलब 15 डेज। कितना नुकसानदेह है ये एनवायरमेंटल हैजार्ड है बहुत ज़्यादा। अगर ये कहीं जहाँ पे भी पड़ता है, एक तो जो हमारी अर्थ है उसको भी ये मतलब वो करता है, डिफर्टिलाइज कर लेता है, और दूसरा ये रिसाइकल होता ही नहीं है।
तो इसको बैन करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई, अलॉन्ग विद द म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट्स के कुछ बंदे थे वो भी थे, और ये आगे भी चलती रहेगी। कितने लोगों को आपने आज चालान किया और कितने पॉलीथीन आपने सीज़ किए? हमने ऑलमोस्ट आज 5-6 चालान भी किए, और पॉलीथीन राउंड अबाउट 10 kg सीज़ किया बिलो 50 माइक्रोन, जो कि बैंड है पूरे J&K में। तो इसके लिए हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए काफ़ी सारी अवेयरनेस दी जाती है, उसके बावजूद भी काफ़ी बल्क में हम देखते हैं मार्केट में बिकता है, तो इस पर कोई लगाम क्यों नहीं कसी जाती है एक ही बार? बेसिकली ये तो अब ये हम तो कर ही रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट ने दी है वो हम कर ही रहे हैं। हमारी ड्यूटी ये है कि सीज़ करना, ये तो सबको भी पता है कि पॉलीथीन बिलो 50 माइक्रोन बैंड है, लेकिन उसके बावजूद जो सप्लायर्स हैं, बड़े सप्लायर्स हैं, उनको क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? नहीं, जो भी बड़े सप्लायर हैं छोटे, जब भी हमारे उसमें कभी हमें हाथ लगेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फाइन होगा, और इस पर बहुत ज़्यादा फाइन है। ये छोटा मोटा फाइन 1000, 2000, 10,000 नहीं है, अप टू 50,000 है एज़ पर द रूल। लेकिन जब भी हमें उसकी ऐसी इस किस्म की कोई वो मतलब मिलेगी जानकारी, तो हम उनको पक्का। देखिए एयर पोल्यूशन भी आपका ही वो आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं डोडा के अंदर गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उन पे भी क्या कोई प्लांटेशन या आप कोई ऐसा कोई मुहिम चलाएंगे आप? उनके ऊपर भी हम प्लांटेशन ड्राइव तो करते हैं ईयरली, हम मतलब मार्च के बाद शुरू करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे जैसे भी हायर अथॉरिटी से डायरेक्शंस आती हैं प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए, या जो व्हीकलर पोल्यूशन है उनको चेक करने के लिए, हम तो करते रहेंगे। लोगों से किस तरह की अपील करेंगे आप जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं? लोगों से यही अपील है कि वो इसको टोटली ना लें, जो अबव 50 माइक्रोन है उनका यूज़ करें, सो दैट कि वो रिसाइकलेबल है और वो उसका डिस्ट्रॉयल मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बिलो 50 माइक्रोन कर नहीं सकते हैं। लोगों को तो समझना भी चाहिए कि इसको इमीडिएटली बंद कर दें। चलिए, पूरी जानकारी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के ये लोग दे रहे थे। हम मानता है हेल्थ हैजर्ड है, और साफ तौर पर मैंने अपील की लोगों से कि पॉलीथीन को यूज़ करना बैन है, और पॉलीथीन यूज़ जो भी करेगा उस पर लगाम कसी जाएगी, और जो भी शॉप के ऊपर इसको सेल करेगा उस पर भी लगाम कसी जाएगी। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे किश्तवाड़, और किश्तवाड़ से भी अजय शान हमें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि सड़क हादसे लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आज एक बार फिर से सेंट्रो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है। किस तरह से ये हादसा पेश आया है देखिए। किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर शालीमार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बीती रात एक सेंट्रो कार जो है गहरी खाई में लुढ़कती हुई चली गई थी। हालांकि इस दौरान जब रेस्क्यू टीम पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची और एनजीओज के वॉलंटियर्स भी यहाँ पर पहुंचे, तो उनको गाड़ी के अंदर और बाहर कोई इंसान नज़र नहीं आया। हालांकि इस हादसे की जगह से पुलिस को एक मोबाइल मिला है, लेकिन कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आ रहा था उस समय जो क्लेम करता कि उसकी गाड़ी है। लेकिन अब जबकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिस प्रकार से वहाँ से एक आरसी की कॉपी मिली है और मोबाइल भी मिला है, उसके बेसिस पर सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन तेज़ करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से यह सस्पिशियस एक मामला सामने आया है, कई प्रकार के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आने वाले समय में कुछ न कुछ सामने ज़रूर आएगा। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए अब हम रुक करेंगे जिला कठुआ का, और कठुआ के अंदर भी हादसा जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि सरबजीत पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं। आर्मी की गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हुई है। क्या कुछ सूरत हाल थे देख लीजिए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 3 सेना के जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग कठुआ के सहारखट के करीब एक सेना का वाहन जो है वो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें 3 जवान जो है वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हीरानगर से ये जो सेना का वाहन जो है वहाँ से निकला था और कठुआ के लिए इसको आना था, लेकिन सहारखट के करीब ये अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा है, जिसकी वजह से ये जवान जो हैं वहाँ पर घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला गया, जिन्हें उपचार के लिए सेना के अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की रेलिंग जो है काफ़ी दिनों से टूटी हुई थी। कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को संपर्क किया गया है कि यहाँ पर हादसे जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में पुल की जो रेलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है। कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। जल्द से जल्द रेलिंग की मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शख्स जो है वो कर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है, और ना ही इस टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत की जा रही है। उनका कहना है कि लगातार जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे की हालत है वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से अपनी गहरी नींद से जागना चाहिए, ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।
चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी दिखा देते हैं कि जो चेक डैम है वो किस तरह से अपनी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। किसानों को इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। दलोट गांव है लेकिन आज तक इस पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है। ऋषि अपनी इस रिपोर्ट में क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। सिंचाई का सबसे अच्छा साधन होता है चेक डैम्स, और अगर आज के दौर में चेक डैम्स को लेकर बात करें तो आज कहीं ना कहीं ये चेक डैम्स अपनी जर्जर हालत में आ चुके हैं। यानी पूरी तरह से आज के इस दौर में चेक डैम्स की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। आपको बताना चाहते हैं कि एक वाकया चेक डैम को लेकर सांबा जिला के धलोट इलाके से सामने आया है। धलोट इलाके में आज से कई साल पहले एक चेक डैम बनाया गया था और मेन मकसद था उस समय की सरकारों का चेक डैम बनाने का कि जो सिंचाई है वो चेक डैम से अच्छे से हो पाए, क्योंकि आसपास जो लोगों के खेत होते हैं, किसानों के खेत होते हैं, किसानों की जो जमीनें हैं वहां तक इस चेक डैम का पानी जो है वो पहुंच पाए। और वो किस तरह से पहुंचना था, वहां से टनल्स बनाकर, वहां से कैनाल्स बनाकर और कल्टीवेटेड लैंड तक ये पूरा पानी जो चेक डैम का पहुंचना था। लेकिन आज चेक डैम जो है वो अपनी बद से बदतर हालत में आ चुका है। इसका किसी तरह का कोई काम होता हुआ नहीं दिखा है और कहीं ना कहीं आज भी इसे आप इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट मान सकते हैं सरकारों का। वही अगर बात करें तो ये जो धलोट इलाके में चेक डैम बनाया गया है, आपको बताना चाहते हैं जिस तरह से अपनी बद से बदतर हालत में आ चुका है। ये कहा गया था कि यहां से सिंचाई सबसे अच्छे स्तर पर होगी, लेकिन आज इस चेक डैम का फायदा होता हुआ ना किसानों को हो रहा है और ना ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को हो रहा है। और आज भी किसानों को सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग इंतजार करते हैं कि कब बारिश आएगी और कब इनके खेतों में सिंचाई हो पाएगी। और अगर इस चेक डैम का पानी जो है वो वक्त पर इन किसानों के खेतों में मिल पाता तो अच्छे स्तर पर एक खेती बाड़ी होनी थी और फसलों की भी जो कीमत अच्छे से मिल पाती किसानों को। लेकिन आज तक इस चेक डैम की अगर बात करें तो आज ये एक ऐसी हालत में आ चुका है कि यहाँ अब लोगों को इसका नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है, इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं उस वक्त की अगर सरकारों की बात करें या आज के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कई करोड़ों रुपए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पानी की तरह बहते हुए नजर आए हैं और इस चेक डैम का कोई भी फायदा होता हुआ लोगों को नहीं दिखा है। और अगर कुछ फायदा होता भी है तो चेक डैम के ऊपर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है और उस ब्रिज का ये काम है कि जो धलोट इलाका है, उसके बाद बसंतर है, बसंतर के बाद एक आमली गांव आता है, यहां धलोट से आमली गांव तक जाने वाले जो लोग हैं वो इसी चेक डैम के ऊपर बनाए हुए फ्लाईओवर से आना जाना जो वो उनका लगता है और 2 फुट का मात्र रास्ता है। सिर्फ रास्ते का ही ये काम कर रहा है चेक डैम, इसके अलावा कोई और काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये कहा जाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो वो लोगों के लिए, लोगों की सहूलियात के लिए बनाए जाते हैं, किसानों की सहूलियात के लिए चेक डैम बनाए गए थे ताकि सिंचाई का जो एकमात्र जरिया था वो यहीं से होगा। लेकिन आज ये जो धलोट का चेक डैम है ये अपनी बद से बदतर हालत में आ चुका है। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से भी आपको दिखा देते हैं कि आशीष दत्त किस तरह से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक युवा जो कि काफी ज्यादा गरीब है, घर परिवार से भी काफी गरीब है, लेकिन योग के नाम पर किस तरह से उसने काम किया है, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देख लीजिए। किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ और छोटी सी उम्र में आपने जो है योगा में काफ़ी ज़्यादा अपना नाम बना लिया है। मैं उधमपुर ज़िला की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में आपने अपना नाम बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। शुरुआत जब मैं 6ठी कक्षा में था तो उस समय मेरी नानी माँ ने मुझे थोड़ा बताया था, फिर मैंने धीरे धीरे टीवी पे भी देखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रेज़ बना। फिर मेरे साथ मेरे कहीं ना कहीं से लिंक बना कोची से मिस्टर शमशेर सिंह, जो जिन्होंने मुझे योगा सिखाया, जो इस टाइम प्रेजेंट अभी वेतराम में योगा सिखाते हैं। मिस्टर अनिल गुप्ता सर जी, सुरेंद्र कुमार सर जी, राजेश बंदराल सर जी, ये सारे मेरे कोचेस हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सीखने में बहुत सिखाया है। सिर्फ योगा ही नहीं, इन्होंने मुझे बहुत लाइफ के ऐसे तरीके बताए हैं जिससे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, कैसे गुरु का आदर किया जाता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ जाता है, ये सब मैंने इनसे सीखा है। पाएँ कि इस बच्चे का जो इन्होंने जो अचीव किया है, जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, देखिए, और साथ में और भी नेशनल जो सुनील ज़रा दिखाएंगे, नेशनल भी देखिए, नेशनल अवार्ड जो हैं वो भी इन्होंने, ये देखिए, ये नेशनल जो है योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया उनकी तरफ से इसको दिया गया है। ये देखिए सर्टिफिकेट्स के तो ढेर लगे हुए हैं
और वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। थोड़ा सा हमें करके दिखाएंगे, थोड़ा सा कर्तव्य के क्या क्या, थोड़ा सा हमारे दर्शक देख पाएँ कि किस तरह से योगा किया जाता है और किस तरह से लोग जो हैं इस बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं जो अपने आप को प्रेरित कर पाएँ, हम भी दिखाना चाहेंगे। देखिए विजुअल्स में आप, ये कौन सा आसन है जी? आप बोल दो हैंड स्टैंड ऑन पद्मासन। अच्छा, हैंड स्टैंड पद्मासन। ये देखिए आप, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस बच्चे की, वाह देखिए, देखते ही देखते मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप। हमारे दर्शक अगर देख रहे हों तो देखिए इस बच्चे का टैलेंट देखिए आप। और नेशनल जितने खेले हैं आप देखिए कि किस तरह से अभी भी, ये कौन सा आसन है सुनील? पद्म शीर्ष आसन है ये। देखिए वाकई में ये काबिल तारीफ़ है किस तरह से इस बच्चे ने जो है मेहनत, कड़ी मुशक्क़त करने के बाद जो है आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इसकी लाइफ में, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं होंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। मेन बात यह है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ कमियां नहीं होंगी तो हम कमियां पूरी नहीं कर सकते। अब मेरे पास कमी है तो मैं मेहनत करता हूं कि मुझे कमी पूरी करनी है, और कहीं ना कहीं मेरे कोचिस, मेरे स्कूल, मैं बोलना चाहूँगा मिस्टर अमित सर, सुनील शर्मा सर, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प करते हैं। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू के अंदर आप देखिए कि धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार को घेर रही है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रही है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है जम्मू से, वो देख लीजिए। करते हुए बढ़ती हुई महंगाई को रोक लगाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड साहब, गवर्नर साहब का जो बयान था कि यहाँ पे फौरी तौर पे यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद इस सरकार ने, इस प्रशासन ने वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। लोग बड़े परेशान यहाँ पे है कि आज भाजपा जो वोट लेके गई थी कहाँ पे छुप गई। जो मगरमच्छ के आंसू बहा करती थी कि सबका साथ सबका विकास, कहीं पे देखने को मिला। और मोदी साहब ने साबित कर दिया कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।